एवरीवन। तो दोस्तों, अगर आप FMPHW या फिर MMPHW जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, अगर आप इनमें एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है, किस तरीके से आपको जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं वो आपको अलर्ट किए जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम सिलेबस की बात भी यहाँ पर करेंगे कि सिलेबस आपका क्या रहता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको कॉलेज अलर्ट किए जाते हैं इसके लिए जो जम्मू कश्मीर बोर्ड है, जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन यानी कि JK भोपी जो है वो आपको FMPHW और MMPHW जो डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं इनमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको JK भोपी जो है वो एक एंट्रेंस टेस्ट कराता है। और एंट्रेंस टेस्ट में जो भी आप मार्क्स स्कोर करते हो दोस्तों, उन्हीं मार्क्स के बेसिस पर आपका जो मेरिट है वो बनता है दोस्तों। मेरिट आपका तैयार होता है और आपको कॉलेज जो है वो अलर्ट किया जाता है। फिर ये कॉलेज आपको गवर्नमेंट भी मिल सकता है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे, आपकी रैंक अच्छी बनी होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, या फिर दोस्तों आपको प्राइवेट जो है वो कॉलेज भी मिल सकता है। अगर आपके जो दोस्तों यहाँ पर मेरिट अच्छा है, आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको मिल भी रहा है गवर्नमेंट कॉलेज लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं, तो ये आपकी उस टाइम पर चॉइस रहती है दोस्तों। ठीक है, आपके आगे आपको चॉइस जो है वो प्रेफरेंस वगैरह डालना होता है, तो आपको जो भी कॉलेज होता है वो आपको आराम से मिल जाता है, क्योंकि आपका जो मेरिट है वो अच्छा बनता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर 10th के बाद मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, MMPHW या FMPHW में एडमिशन लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर जो JK भोपी है बोर्ड है इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तो हम यहाँ पर FMPHW और MMPHW के बारे में ही देखने वाले हैं कि इसके लिए क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, फीस क्या रहती है, हम सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कुछ जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी होनी चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास डोमिसाइल होनी चाहिए UT ऑफ JNK की या फिर लद्दाख की, आपके पास क्या होनी चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, ये तो आपके पास होगी दोस्तों, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और आपने 10th पास जो किया है उसकी सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर जो है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो अपीयरिंग है, यानी जो भी कैंडिडेट मान लीजिए कि 10th क्लास में आप हैं और 10th क्लास में आपने जो है अपने फाइनल एग्ज़ाम जो है दे दिया है दोस्तों, लेकिन आपका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है, तो भी आप यहाँ पर जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, या फिर जब आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर जब आपकी काउंसलिंग डेट होगी, तो उससे पहले पहले आपका जो रिज़ल्ट है 10th क्लास का वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और ओनली डिक्लेयर नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपका जो रिज़ल्ट है उसमें आप मतलब क्वालिफाई हो जाने चाहिए, क्योंकि आगे फिर आपको जो भी कॉलेज दिया जाएगा वहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये सर्टिफिकेट जो है वो शो करानी होगी, वो वहाँ पर दिखानी पड़ेगी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लियर है, आपका 10th जो है वो पास हो चुका है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी कैटेगरी वालों को कितना यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, SC कैटेगरी से जो आते हैं उनको 8% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। ST कैटेगरी वालों को 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है। इसी तरीके से जो वीक और अंडर प्रिविलेज्ड क्लासेस सोशल कास्ट से आते हैं OSC से,
उनको यहाँ पर 4% का रिजर्वेशन रखा जाता है उनके लिए। इसके साथ ही दोस्तों जो यहाँ पर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के रहने वाले हैं यानी ALC और IB इंटरनेशनल बॉर्डर के जो भी रेजिडेंट हैं वहाँ के रहने वाले जो हैं उनके लिए भी 4% का रिजर्वेशन है। RBA वालों के लिए जिनके पास RBA सर्टिफिकेट है दोस्तों उनको यहाँ पर 10% का रिजर्वेशन है उनके लिए। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के लिए भी 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं जो EWS कैटेगरी जिनके पास है उनके लिए भी यहाँ पर 10% का जो रिजर्वेशन है वो रखा गया है। इसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पर 4% का रिजर्वेशन है। थोड़ा सा नीचे अगर हम स्क्रॉल करें और स्क्रॉल करने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर के बारे में दोस्तों बोर्ड को यहाँ पर कंफर्म नहीं होता है और बोर्ड इसके लिए जो जम्मू कश्मीर बोर्ड है दोस्तों वो इसके लिए जो फीस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो जो भी जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको उसी कॉलेज से एक बार कंफर्म करना होगा कि जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर में वो कितनी जो फीस है वो आपसे चार्ज करने वाले हैं, यानी कितनी फीस आपसे लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेंटेटिव इन्होंने फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। एज पर सर्कुलर नंबर 79 SPMC ऑफ 2018, डेट यहाँ पर दी गई है 1/10/2018, इशूड बाय JNK पैरामेडिकल काउंसिल, नर्सिंग काउंसिल GMC जम्मू श्रीनगर, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 622 JK HME ऑफ 2020, डेट 25/8/2020, इशूड बाय हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट JNK। तो इसके मुताबिक इस सर्कुलर के मुताबिक में जो फीस स्ट्रक्चर है दोस्तों वो यहाँ पर बताया गया है कि गवर्नमेंट ANM और GNM स्कूल इंस्टीट्यूशंस की जो फीस यहाँ पर है वो है दोस्तों साल की 4,000 रुपये, और जो प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस है साल की 40,000 रुपया। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर कोशिश क्या रहनी चाहिए कि आपको यहाँ पर जो टेस्ट यहाँ पर बोर्ड की ओर से दोस्तों लिया जाएगा तो वो टेस्ट आपको पूरी प्रिपेयर होके देना है ताकि जो आपके मार्क्स हैं वो अच्छे आए और आपका जो मेरिट है वो भी अच्छा बने दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल सके, क्योंकि यहाँ पर खर्चा जो है वो आपको कम यानी कम खर्चे में आपकी यहाँ पर ट्रेनिंग हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आपकी मेरिट थोड़ी हाई होती है तो यहाँ पर जो है आपको, अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से यहाँ पर करेंगे, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप ये कोर्स करेंगे तो आपकी जो फीस है आपको ज़्यादा पे करनी पड़ेगी। देख सकते हो यहाँ पर 4,000 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में बताया गया है साल की फ़ीस, और यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में 40,000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। और ये आपकी चॉइस भी है कि आप किस कॉलेज से करना चाहते हैं, आपको प्रेफरेंस भी वहाँ पर जो है वो फिलअप करने पड़ते हैं। और यहाँ पर नीचे क्या बताया गया है कि जो फीस है इसके लिए भोपी जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। द इंफॉर्मेशन गिवन इज ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द कैंडिडेट, यानी आपकी कन्वीनियंस के लिए ही ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। और फीस स्ट्रक्चर के बारे में, फ़ीस यहाँ पर जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। जिस भी ईयर आप यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं हो सकता है उस टाइम पर थोड़ी फ़ीस जो है वो कॉलेज की ओर से बढ़ा दी गई हो। तो एग्जैक्ट यहाँ पर जो है बोर्ड आपको नहीं बताने वाला है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर जो है बताई गई है फ़ीस। और फीस के बारे में आपको जो है वो कॉलेज इंस्टीट्यूशंस से अप्रोच करना पड़ेगा उनको, यानी कि उनको पूछना पड़ेगा दोस्तों। काउंसलिंग में हिस्सा लेने से पहले आप उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनको कॉलेज से कांटेक्ट करके फ़ीस के बारे में जान सकते हैं कि इस साल जो है कॉलेज आपकी फ़ीस इन कोर्सेज़ के लिए, ये जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं उनके लिए फ़ीस क्या चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस आपको, एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिलअप करना है, तो ये आपको ऑनलाइन मोड से ही फिलअप करना है। और इसके लिए आपको भोपी की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करना होगा जो कि है www.bhop.gov.in।
www.jkbhopi.gov.in, यहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हो। तो बोर्ड की आपको वेबसाइट के ऊपर विजिट करना होगा और 500 रुपये की आपको फ़ीस भी यहाँ पर पे करनी होगी, फॉर्म की फ़ीस, और ये आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या बताया है, सैंपल बताया है कि जो भी आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करोगे वो आपको किस तरीके से फिलअप करना है, उसकी सैंपल यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि आपको अगर नेम फिल करना है तो इस तरीके से बॉक्स में आप एक एक जो यहाँ पर लेटर होता है वो किस तरीके से आप फिल करोगे। जैसे यहाँ पर सुरेंद्र कुमार, ठीक है, ये नेम यहाँ पर जो है सैंपल के तौर पर बताया गया है। इस तरीके से आपको अपना नेम लिखना है, फादर नेम आपको इस तरीके से लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको इस तरीके से लिखनी है बॉक्स में। सबसे पहले यहाँ पर जो है वो डेट लिखनी है, उसके बाद मंथ लिखना है, जिस भी मंथ आपका जन्म हुआ है। उसके बाद ईयर लिखोगे कि जिस भी साल आपका जन्म हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें। स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको प्रोड्यूस करनी है, अटैच करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबसे पहले तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, यानी अटैच करनी पड़ेगी। फिर 10th की जो मार्कशीट रहती है वो भी आपको अपलोड करनी है, और उसके बाद मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और जो यहाँ पर मार्क्स सर्टिफिकेट जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की है वो आपको अपलोड करनी है। और उसके बाद जो कैटेगरी आपकी कोई सर्टिफिकेट अगर है तो वो भी आप अपलोड करोगे, क्योंकि उसका भी आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर बताया कि कौन सी कैटेगरी वालों के लिए कितना क्या रिजर्वेशन होता है, कितने % का रिजर्वेशन होता है, तो इसका भी आप यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हो। इसलिए आप कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूर अपलोड करें अगर आपके पास है। उसके बाद आपको फ़ोटो अपना जो है वो जो है यहाँ पर अपलोड करना है। और ये जो फ़ोटो है दोस्तों, ये इसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट कलर्ड होना चाहिए बैकग्राउंड इसका। और जो फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन की इमेजेस आप अपलोड करोगे दोस्तों, उनका फॉर्मेट या तो JPG में होना चाहिए या फिर JPEG में उनका फॉर्मेट जो है वो होना चाहिए। और मैक्सिमम जो साइज़ है दोस्तों फ़ोटो का, सिग्नेचर का, या फिर आपके जो अंगूठा होता है, थंब इम्प्रेशन जो होता है, उसका जो मैक्सिमम साइज़ है ये 10 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। ठीक है, KB के बीच में, या फिर 10 KB से हम कह सकते हैं 50 KB तक अगर होगा तो आपका फ़ोटो भी अपलोड हो जाएगा, आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा और आपका थंब इम्प्रेशन भी अपलोड हो जाएगा, और उसमें किसी भी तरह का रिजेक्शन जो है आपको नहीं मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों जो भी फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करोगे वो फ़ोटो किस तरीके का होना चाहिए, तो यहाँ पर सैंपल के तौर पर फ़ोटोग्राफ बताया गया है। एक तो आपका फ़ोटो और साथ में नीचे नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है। इसी तरीके का एक फ़ोटो आपने बनाना है दोस्तों। जहाँ पर भी आप फ़ोटो निकालने जाओगे उनको आपने इसी तरीके से बताना है। 10 KB से लेकर जो है आपका एक पासपोर्ट साइज़ का एक फ़ोटो रहता है। सिंपली उसके नीचे नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है मेंशन की होनी चाहिए। ठीक है ना, इस तरीके का आपको फ़ोटो निकालना है और अपलोड करना है। और ये जो है फ़ोटो जो है ये बिना गॉगल्स के या केप भी आपने नहीं पहननी है। ठीक है, फ़ोटो शुड भी विदाउट केप आपने और विदाउट गॉगल्स जो है ये आपने फ़ोटोग्राफ जो है ये यहाँ पर जो है निकालना है। और अगर आपके नेचुरल ही यहाँ पर स्पेक्स लगी हुई है दोस्तों, चश्मा अगर आपका नेचुरल लगा हुआ है नज़र का तो वो अलाउड है। ठीक है, उसमें आप फ़ोटो खींच सकते हो, लेकिन अगर आप गॉगल या फिर केप लगा कर खींचोगे तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पर, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर बताया गया है। जो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसका प्रोसीजर क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरीके से आपने कहाँ कहाँ पर जाना है, कहाँ पर क्लिक करना है।
ये सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है, तो इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि अगर आपको पेमेंट करनी है तो ये यहाँ पर कैसे करनी है, जो फीस पेमेंट है वो आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी है। उसके बाद आपके जो है एडमिट कार्ड आएंगे, और बिना एडमिट कार्ड के आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है उसमें नहीं बैठ सकते हो। जो भी यहाँ पर टेस्ट आपका बोर्ड कराएगा जिस भी डेट को या जिस भी मंथ को, तो उसमें आप टेस्ट में जब टेस्ट देने के लिए जाओगे तो बिना एडमिट कार्ड के आपको वहाँ पर जो है वो अलो नहीं किया जाएगा बैठने के लिए। तो एडमिट कार्ड जो है आपको ज़रूर साथ में लेना है, और एडमिट कार्ड जो है वो दोस्तों आपको भोपी की जो वेबसाइट है वहाँ से ही आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, यानी ऑनलाइन ही आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा, तो वहाँ से ही आपको ये डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यानी उसका प्रिंट लेके फिर आपको जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा वहाँ पर जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन शैल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा इसके बारे में बोर्ड ही डिसाइड करने वाला है। ये जम्मू और श्रीनगर दोनों जगहों पर आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। साथ ही साथ दोस्तों एक जो भी टेस्ट सेंटर आपको आपके एडमिट कार्ड पर बताया जाएगा, जहाँ पर भी आपका टेस्ट आपको अलर्ट किया जाएगा वो सेंटर, वो उसके बाद जो है वो सेंटर कभी भी चेंज नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पर। तो उसी सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने के लिए जाना पड़ेगा, और जो टेस्ट होगा यानी जो भी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ये ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो वहाँ पर आपको आने वाला है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर बताया गया किस तरीके का क्वेश्चन पेपर होगा, इससे पहले यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर, तो जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा आप क्या करोगे, सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन पेपर को जैसे ही आप हाथ में आपके क्वेश्चन पेपर आता है तो तुरंत से आप आंसर देने मत शुरू होइए दोस्तों। सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पर इन्होंने बताया भी है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को पहले चेक करना है, उस बुकलेट को आपने चेक करना है कि कहीं कोई क्वेश्चन उसमें मिस तो नहीं है दोस्तों, कहीं अंदर से आपकी जो क्वेश्चन बुकलेट है कहीं से डैमेज तो नहीं है। अगर वो क्वेश्चन पेपर कोई क्वेश्चन जो बुकलेट है उसमें कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि मिसिंग है, ठीक है, या फिर अंदर से बुकलेट अगर डैमेज है कहीं से, तो आप उसको जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होगा, जो भी कंसर्न इन्विजिलेटर होगा उसके नोटिस में आप लाइए कि सर इस तरीके की बात है, यहाँ पर बुकलेट जो है वो डैमेज है अंदर से, उनको तुरंत से आप इन्फॉर्म कीजिए दोस्तों। वो क्या करेंगे, आपको नई बुकलेट देंगे और सेम सीरीज़ की ही मिलेगी आपको, लेकिन रिप्लेस करके मिल जाएगी। ठीक है ना, चेंज करके आपको मिल जाएगी। तो ये आप एक बार क्वेश्चन पेपर को करने से पहले एक बार चेक ज़रूर कीजिए। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वेश्चन बुकलेट है उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, और 120 क्वेश्चंस जो होंगे दोस्तों इनको करने के लिए आपको कितना टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश से 20 क्वेश्चंस होंगे, फिज़िक्स से 20 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस होंगे, और बायो से कितने होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। यानी बायो और केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, फिज़िक्स और केमिस्ट्री से ओनली 20 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आपको टोटल 120 क्वेश्चंस जो हैं आपकी बुकलेट में आपको देखने, यानी क्वेश्चन बुकलेट जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मल्टीपल चॉइस आंसर्स उसमें होंगे, यानी कि जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चंस के ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है, सी पार्ट होता है या डी पार्ट होता है, यानी 4 ऑप्शन होंगे। 4 में से जो भी आपको सही लगता है, जो भी राइट लगता है उसको आपने OMR शीट जो आपको दी जाएगी उसमें आपको उसी क्वेश्चन के हिसाब से वो जो ऑप्शन है उसमें आपको सर्कल करना होता है इस तरीके से। अभी सैंपल भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, नेचर ऑफ OMR शीट।
OMR की OMR जो यहाँ पर फुल फॉर्म होती है, OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो है वो एग्जाम्पल भी दी गई है। उससे पहले यहाँ पर बताया गया है कि जो यहाँ पर राइट क्वेश्चन बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज, रोल नंबर इन न्यूमेरिकल एंड आल्सो डार्क इन द सर्कल। यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन बुकलेट, राइट क्वेश्चन बुकलेट नंबर, यानी क्वेश्चन बुकलेट का नंबर भी आपको लिखना है। जो भी आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे 120, तो उसके फ्रंट पेज पे दोस्तों उस बुकलेट का नंबर होगा, वो आपको OMR शीट के फ्रंट में दोस्तों, फ्रंट पेज पे जहाँ पर भी बुकलेट नंबर लिखना होगा वहाँ पर आपको लिखना है। फिर बुकलेट की सीरीज़ क्या है, क्या A सीरीज़ आपको मिला है, B सीरीज़ मिला है, या C मिला है, या फिर D मिला है, वो आपको फिल करना है। फिर रोल नंबर भी आपको अपना फिल करना है, और साथ ही साथ नीचे सर्कल भी करना है। किस तरीके से सर्कल करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। जो सर्कल होगा दोस्तों उसको आपने डार्क कर देना है इस तरीके से, यानी फिल करना है। आपको जो पेन होगा उसको बराबर सर्कल के अंदर जो है पूरा फिल करना है। सर्कल के बाहर से नहीं फिल करना है, पूरे सर्कल के अंदर को इस तरीके से डार्क कर देना है आपने। जैसे ये सर्कल है, मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, उसको डार्क कर दोगे। समझ में आ गया? तो ये एक प्रॉपर तरीका है सर्कल को डार्क करने का। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन आता है आपकी बुकलेट में, क्वेश्चन नंबर 11 इन्होंने यहाँ पर बताया है, एग्जाम्पल बताई है इन्होंने, एक्चुअली ये सैम्पल है, ठीक है। जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 बताया है कि डल लेक जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, यानी कौन सी स्टेट में डल लेक जो है वो आती है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं, ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर में, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब में। तो बताइए डल लेक जो है वो कौन सी स्टेट में है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, डल लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो अब आप इसको अपनी OMR शीट जो आपको मिली है उसमें किस तरीके से इसको आंसर करोगे आप। तो देखिए नीचे यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने डार्क करके आपको बताया है। ये देखिए ये A है और ये B है। तो A में बताया है कि ये एक करेक्ट ऑप्शन है आपका OMR शीट में सर्कल को मतलब सर्कल को जो है डार्क करके करेक्ट आंसर देने का ये एक तरीका है, ठीक है ना। जैसे 11वां क्वेश्चन है, पहला क्या है, 10वां क्वेश्चन है, 10वें क्वेश्चन का जो भी आपको आंसर लगता होगा 1, 2 या 3 या 4 ऑप्शन, तो उसमें आप जो है सर्कल को इस तरीके से डार्क करोगे। तो 11वें क्वेश्चन का क्या है, राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर इन्होंने डार्क करके आपको दिखाया है कि ऑप्शन नंबर जो 2 आता है उसको किस तरीके से आपने यहाँ पर डार्क कर देना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का बुकलेट में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और यहाँ पर OMR शीट में जो भी ऑप्शन आपको लगता है उस ऑप्शन पे आगे जाके इसको पूरा सर्कल को इस तरीके से पूरा जो है वो डार्क कर देना है। आधा आपको डार्क नहीं करना है, पूरा ही डार्क करना है। अगर आप आधा ही डार्क करोगे तो यहाँ पर जो है आपके जो मार्क्स हैं वो काटे जा सकते हैं इस तरीके से। जो इनकरेक्ट तरीका है, यानी जो गलत तरीका है वो इस तरीके का है। अगर इसमें से किसी भी तरह से आप वहाँ पर OMR शीट में फिल करते हैं, अपना आंसर देते हैं, तो ये इनकरेक्ट वे है दोस्तों, गलत तरीका है। इसमें फिर आपके जो नंबर हैं वो कट सकते हैं, यानी इसके फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए करेक्ट जो है आप यहाँ पर फिल करोगे। ये इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पर बार बार आपको बताने की कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद से भी देखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको ये दिक्कत आती है, तो इसीलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। फिर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिलेबस आप देख सकते हैं, क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि ये 10th बेस्ड दोस्तों यहाँ पर जो कोर्सेज़ हैं, यानी 10th के बेसिस पर ही आपको यहाँ पर ये मेडिकल फील्ड जो है इनमें आप एडमिशन लेते हो, FM PHW या फिर MM
PHW यानी जो डिप्लोमा यहाँ पर कोर्सेज़ हैं, पैरामेडिकल जो कोर्सेज़ हैं, इनमें आप 10th बेसिस पर एडमिशन यहाँ पर लेते हो तो यहाँ पर जो सिलेबस है आपका एंट्रेंस में जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे ये भी यहाँ पर 10th लेवल के ही होंगे। ठीक है। इंग्लिश से आपको क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए इंग्लिश से आपको 20 मार्क्स का आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोनाउंस टाइप और उसके यूजेस से 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे, यानी ये आपको तैयार करना है। फिर कंजक्शन टाइप्स और कंजक्शन और आपने उसके टाइप्स और यूजेस तैयार करने, यहाँ से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से मॉडल्स, एक्सेलरीज, रिपोर्टेड स्पीच, क्लासेस, सेंटेंस पैटर्न, पास्ट परफेक्ट यूजेस और टू इन्फिनेटिव एंड ING फॉर्म। ठीक है, ये आपको तैयार करना है इंग्लिश में। फिजिक्स में आपको तैयार करना है, यहाँ से भी फिजिक्स से भी 20 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहाँ से जो है 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन, यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशन, इस तरीके से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल लेंसेज, इमेज फॉर्मेशन, साइन कन्वेंशन, लेंस फार्मूला। तो ये सारे सब टॉपिक्स आपको इसमें तैयार करने हैं, यानी कि जो 10th का सिलेबस रहता है दोस्तों वही आपको यहाँ पर तैयार करके जाना है वहाँ पर अच्छे से। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो 10th क्लास में 2nd यूनिट रहता है ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से भी 4 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इसमें क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर नेक्स्ट यहाँ पर रहता है इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से भी 4 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो आपको क्या क्या तैयार करना है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आपको यहाँ से तैयार करके जाना है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ओम्स लॉ और उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रेजिस्टेंस और इट्स डिपेंडेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसमें आपको तैयार करना है। साथ ही साथ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड एनर्जी और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो यूनिट है वो है यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से भी 4 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर सोर्सेज ऑफ एनर्जी से भी 4 क्वेश्चंस का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। इसी तरीके से केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री और बायो से 40-40 जो है 40-40 जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। देख सकते हो यहाँ पर यूनिट 1 रहेगा केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से 8 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। कार्बन और इट्स कंपाउंड से 8 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाएगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से 8 क्वेश्चंस का यहाँ से पूछा जाएगा दोस्तों। एसिड, बेसिस और साल्ट से यहाँ से 8 क्वेश्चंस यहाँ से जो हैं वो आपको आने वाले हैं क्वेश्चन पेपर में। फिर यहाँ से अगर बायोलॉजी की हम बात करें तो बायोलॉजी सब्जेक्ट से दोस्तों 40 क्वेश्चंस का पूछा जाएगा। इसमें लाइफ प्रोसेस से 8 क्वेश्चंस होंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 8 क्वेश्चंस होंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यहाँ से भी 8 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। इसी तरीके से हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स जो चैप्टर है यहाँ से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आवर एनवायरनमेंट से 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। तो ये आपका सिलेबस है दोस्तों, ये आपको सिलेबस तैयार करके जो टेस्ट है जो जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो बोर्ड है जो आपका एंट्रेंस कंडक्ट कराएगा उसमें इन्हीं चैप्टर से आपको जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप अच्छे से तैयार होके जाइए। उसके बाद दोस्तों फिर फाइनली जब आपका टेस्ट हो जाएगा उसके बाद जो है रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पर भोपी की वेबसाइट के ऊपर जो है वो शो हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर और भी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो दी गई हैं जो प्रेफरेंस फॉर्म क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है जब आपका मेरिट तैयार हो जाता है
उसके बाद जो भी रैंक वाइज यहाँ पर कैंडिडेट्स को या तो फिजिकली बुलाया जाता है या फिर ऑनलाइन, जैसे भी बोर्ड डिसाइड करेगा उसमें क्या होता है, आपको प्रेफरेंसेस देने होते हैं। ठीक है, यानी कि कौन से कॉलेज आपको चाहिए उसके आप प्रेफरेंस देते हो अपनी चॉइस से कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। सेकंड नंबर पर मान लीजिए कि इस गवर्नमेंट कॉलेज में पहले से जो कैंडिडेट गए हुए हैं काउंसलिंग के लिए, यहाँ से आपको लगता है कि अगर ये वाला कॉलेज मुझे नहीं मिलता है, तो सेकंड नंबर पर आपकी कौन सी चॉइस रहती, कौन सा कॉलेज आपको सेकंड चॉइस में चाहिए होगा। फिर थर्ड में आप इस तरीके से जो है कई सारे जो प्रेफरेंसेस हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। मैं अभी आगे चलकर आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगा। थोड़ा सा इसके लिए नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा दोस्तों। वन टाइम आपको ये वीडियो देखनी है, इसमें आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है, लेकिन अगर एक बार आप इसको जो है देख लेते हैं तो आपके मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से रहता है, सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपके मार्क्स जो भी जो टेस्ट में आएंगे उस बेसिस पर मेरिट बनेगा, और मेरिट के बेसिस पर ही फिर आपको यहाँ पर क्या होता है जो है आपकी काउंसलिंग होती है। और जो भी रिजर्वेशन रूल होगा, जैसे कि आपको पता ही है ऊपर रिजर्वेशन जो है कितना क्या % रखा गया है, तो उस बेसिस पर दोस्तों आपको यहाँ पर क्या मिलता है, इंस्टीट्यूट मिल जाता है, कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है। प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन या ऑफलाइन काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखो दोस्तों, ये तो बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी वो यहाँ पर जो है कराने वाले हैं, या फिर फिज़िकल काउंसलिंग जो है वो कराने वाले हैं, या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, दोनों मोड से जो भी कैंडिडेट जिस भी तरह से जो है काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहता है उस तरीके से हिस्सा ले सकता है। ठीक है, तो ये टोटली यहाँ पर बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर बताया है कि जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है ये आपको 500 रुपये जो है ये पे करनी पड़ेगी काउंसलिंग फ़ीस। और ये जो फ़ीस है दोस्तों, ये आप यहाँ पर जो भी भोपी ऑफिस के बाहर में POS मशीन होंगी तो वहाँ पर POS मशीन से आपको ये फ़ीस जो है ये पे करनी है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए कि एक से लेकर जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि एक से लेकर जो है 400 रैंक जिन भी कैंडिडेट्स की आई है उनको यहाँ पर जो बोपी है वो पहले राउंड फर्स्ट राउंड जो यहाँ पर जो काउंसलिंग का होता है फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको बुलाया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि पहले जो राउंड था उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने हिस्सा नहीं लिया, तो बोर्ड क्या करेगा, उसको मान लीजिए सेकंड राउंड का भी सेकंड राउंड जब भी काउंसलिंग जो है बोर्ड की ओर से कराई जाएगी, सेकंड राउंड में मान लीजिए कि 400 रैंक से लेकर 600 रैंक्स तक जिन भी कैंडिडेट्स की आई है उनको बोर्ड बुलाता है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट पहली फर्स्ट काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले पाए हैं किसी भी कारण से, मान लीजिए कि बोर्ड यहाँ पर कहता है कि वो भी जो है सेकंड राउंड में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों शर्त ये होती है कि जो पहले राउंड में आपको जो कॉलेज मिलना था वो हो सकता है कि सेकंड राउंड में आपको नहीं मिले, क्योंकि सीट तो बोर्ड फिलअप कर देगा। आप वहाँ पर काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो जो भी कैंडिडेट वहाँ पर होगा उसको वो कॉलेज दिया जाएगा। तो वो वाला चॉइस का कॉलेज हो सकता है आपको मिल भी जाए, हो सकता है नहीं भी मिले उस टाइम पर, हो सकता है वहाँ पर जो भी जितनी भी सीटें होंगी वो फिलअप हो गई होंगी। तो ये चीज़ का रहता है। लेकिन जो यहाँ पर भोपी है, जो बोर्ड है, वो यहाँ पर बुला लेता है जो कैंडिडेट्स पहले राउंड में नहीं हिस्सा ले पाए हैं काउंसलिंग में, उनको जो है मौका दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस और टेंटेटिव जो उनकी इनटेक कैपेसिटी है, मतलब कितने यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट में वो लेंगे, उनकी यहाँ पर लिस्ट बताई गई है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें गवर्नमेंट
ANMT स्कूल गांधीनगर जम्मू की, तो यहाँ पर FMPHW की इनटेक कैपेसिटी कितनी है 50, यानी 50 बच्चे यहाँ पर ओनली 50 बच्चों की ही यहाँ पर क्या है सीट्स खाली हैं। और यही 50 सीट्स कौन फिलअप करेगा यहाँ पर भोपी यानी बोर्ड की ओर से ये सीट्स फिलअप की जाती हैं। समझ में आ रहा है। तो जब ये 50 सीटें फिलअप हो जाएंगी मान लीजिए, और ये पहले राउंड में ही फिलअप हो गई इस कॉलेज में दोस्तों, तो फिर सेकंड राउंड में अगर आपकी मर्ज़ी भी होगी इस कॉलेज में यहाँ पर मतलब आपकी प्रेफरेंस होगा भी, लेकिन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी किसी और जो कैंडिडेट है उसको यहाँ पर सीट हो सकता है अलॉट कर दी गई हो। इसी तरीके से फिर हर एक कॉलेज के आगे आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन से कॉलेज में कितनी क्या यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी है। जैसे कि गवर्नमेंट ANM स्कूल रियासी जो है यहाँ पर FMPHW की ओनली 20 सीट्स हैं जो कि बोर्ड यहाँ पर फिल करने वाला है। इस तरीके से गवर्नमेंट ANM स्कूल किश्तवाड़ की बात करें तो FMPHW की 20 यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी है। ठीक है, हो सकता है इस वाले साल थोड़ी सी इनटेक कैपेसिटी बढ़ जाए, लेकिन ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेसिस पर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कुछ यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सबों की दोस्तों यहाँ पर इनटेक कैपेसिटी आप देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, और नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर कई सारे कॉलेजेस हैं, प्राइवेट भी हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं दोस्तों। तो आप आपकी ये चॉइस है दोस्तों कि आप यहाँ पर कौन से जो प्रेफरेंस है वो चूज़ करते हैं, क्या गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेफरेंस चूज़ करते हैं या फिर दोस्तों प्राइवेट कॉलेज आप चूज़ करते हो। गवर्नमेंट ANMT स्कूल कनगान जो है यहाँ पर 50 इंटेक्स जो है कैपेसिटी है। गवर्नमेंट AMT स्कूल बारामूला FMPHW की यहाँ पर जो कैपेसिटी है इनटेक कैपेसिटी वो 150 है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा कैपेसिटी है, 150 के करीब 150 यहाँ पर जो है वो इनटेक कैपेसिटी है। थोड़ा सा नीचे अब स्क्रॉल करता हूँ, कुछ और आपको इम्पॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ फॉर इश्योरेंस ऑफ रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया है। और आगे जो है कौन सी जो अथॉरिटी है वो आपको ये सर्टिफिकेट इशू करती है। जैसे कि दोस्तों स्टूल ट्राइब यानी ST गुजर एंड बकरवाल की अगर हम बात करें, या फिर ST ले डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, और ST करगिल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, या अदर जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं इनकी अगर हम बात करें, या SC की बात करें, ठीक है, शेड्यूल कास्ट की बात करें, तो इनको जो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी की सर्टिफिकेट है दोस्तों वो रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, यानी जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो तहसीलदार की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए दोस्तों। वो ही यहाँ पर ये जो रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इशू किया होना चाहिए। इसी तरीके से फिर नीचे भी आप देख सकते हो जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, जो यहाँ पर OSC से आते हैं दोस्तों, RBA से आते हैं, रेजिडेंट ऑफ एरिया एडजॉइनिंग एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से जो लोग यहाँ पर मतलब ALC से जो के एरिया के जो रहने वाले हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के जो रेजिडेंट्स हैं, तो उनके लिए भी यही बताया गया है कि कम से कम तहसीलदार रैंक की नीचे का जो ऑफिसर है वो आपकी जो सर्टिफिकेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो इशू जो है उन्होंने की होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हर एक के लिए आप देख सकते हो। EWS सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ये भी यहाँ पर तहसीलदार रैंक से नीचे का जो ऑफिसर है वो इशू नहीं करना चाहिए, मतलब तहसीलदार रैंक का जो ऑफिसर है वो ही यहाँ पर इस सर्टिफिकेट को इशू किया होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर सैम्पल आंसर शीट बताइए। जो आप आंसर शीट दोस्तों जो आपको मिलती है, एक तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है वहाँ पर जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हो, तो एक तो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलती है जिसमें क्वेश्चंस होंगे दोस्तों 120, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आपको इस तरीके की जो OMR शीट होती है, तो इस तरीके की आपको OMR शीट मिलती है। ये आंसर शीट है दोस्तों 2017 की। ठीक है, ये आपको सैंपल के तौर पर दिखाने के लिए यहाँ पर अटैच की गई है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आंसर शीट नंबर आपको यहाँ पर लिखना है।
अगर नहीं लिखा है तो यहाँ पर आपको लिखना है आंसर शीट नंबर। फिर यहाँ पर देखिए रोल नंबर है इनका, और कविता जमवाल इनका नाम है, फादर नेम यहाँ पर लिखा है, इनकी जो कैटेगरी है ओपन मेरिट में ये आते हैं, और इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मेंशन की गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, आंसर शीट का एक सैंपल जो है वो बताया है, सैंपल आंसर शीट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर है रोल नंबर, तो आपको यहाँ पर रोल नंबर बॉक्स में लिखना है सबसे पहले, और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका जो रोल नंबर है वो है 11111, मान लीजिए 11111, 6 बार आपका इस तरीके का रोल नंबर है। तो आपको क्या करना है, एक तो इस डब्बे में 11 करके लिखना है, जो भी यहाँ पर बॉक्स है उसमें क्या इस तरीके से हर बॉक्स में 11 करके अपना रोल नंबर लिखोगे। फिर नीचे जो यहाँ पर बॉक्सेस हैं दोस्तों उनको भी आप क्या करोगे, डार्क करोगे। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर 1 को डार्क करोगे, फिर दूसरे नंबर पर जो भी आपके रोल नंबर का जो मतलब 1 2 है, 3 4 5 एंड 6 आपका रोल नंबर है मान लीजिए, तो पहले 1 है तो आपने 1 को डार्क किया। फिर दूसरे नंबर पर आपका जो रोल नंबर है वो है 2, तो आप यहाँ पर सेकेंड जो यहाँ पर रो है दोस्तों, यानी ये जो वर्टिकल लाइन में इस तरीके से आपको 2 ढूंढना है सेकंड लाइन में, ठीक है। यहाँ पर तो 2 पे आप इस तरीके से क्लिक करो, यहाँ पर ये डार्क करोगे, फिर 3 पे करोगे, फिर 4 पे करोगे, फिर 5 पे करोगे, फिर 6, यानी आपको ये सर्कल भी दोस्तों यहाँ पर डार्क करने हैं। समझ में आ रहा है ना। इसी तरीके से क्वेश्चन जो आपको बुकलेट मिलेगी उसके ऊपर एक नंबर होगा, वो नंबर आप यहाँ पर OMR शीट में लिखोगे, और नीचे यहाँ पर डार्क भी करोगे सर्कल नंबर वाइज। फिर यहाँ पर क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ आपके पास क्या आई है, जैसे मान लीजिए कि A सीरीज़ आपको आई है, या B सीरीज़ की क्वेश्चन बुकलेट है, या फिर C सीरीज़ की बुकलेट है, या फिर D सीरीज़ की बुकलेट है, वो भी यहाँ पर आपकी बुकलेट के फ्रंट पेज पर लिखा होगा कि कौन सी सीरीज़ की आपको बुकलेट मिली है। तो वो आप OMR शीट में यहाँ पर इस बॉक्स में अपनी क्वेश्चन बुकलेट की सीरीज़ लिखोगे। जैसे मान लीजिए A सीरीज़ है, फिर यहाँ पर नीचे ABCD लिखा है, तो A सीरीज़ की अगर आपको बुकलेट मिली है तो A को आप यहाँ पर डार्क कर दोगे, समझ गए। या B आई है तो B पर आप इस तरीके से डार्क करोगे सर्कल को। D सीरीज़ आई है तो D पर आप डार्क करोगे। समझ में आ रहा है ना, पूरा का पूरा सर्कल के अंदर ही आपको ये डार्क कर देना है सर्कल को इस तरीके से। ओके, तो ये सैंपल भी इसलिए आपको यहाँ पर बताया गया है ताकि आपको उस टाइम पर कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस ना हो। फिर यहाँ पर बताया गया है सैंपल, जब आप फिज़िकल राउंड के लिए जाओगे तो जो जो आपको यहाँ पर जो फॉर्म होता है जिसमें आप प्रेफरेंस फिल करते हो कि कौन कौन सा आपको कॉलेज चाहिए होगा, प्रेफरेंसेस आप डालते हो अपनी चॉइस के मुताबिक कि मुझे इन्हीं कॉलेजेस में से कोई एक आध कॉलेज चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर पर आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है, दूसरे नंबर पर क्या रहती है, तीसरे पर आपकी चॉइस क्या रहती है, चौथे नंबर पर आपकी क्या चॉइस रहती है। तो जब आप फिज़िकल राउंड के लिए जाओगे तो इस तरीके से आपको एक काउंसलिंग फॉर्म जो है वो आपको फिल करना होगा। समझ में आ रहा है, पहले अपना रोल नंबर यहाँ पर फिल करोगे, अपना नेम यहाँ पर फिल करोगे, आपकी कैटेगरी है तो वो यहाँ पर लिखोगे। जैसे मान लीजिए RBA आपकी कैटेगरी है तो आप यहाँ पर RBA लिखोगे, कितने मार्क्स आपके आए हैं वो यहाँ पर लिखोगे, रैंक आपकी क्या आई है वो यहाँ पर लिखोगे, अपना सेल फ़ोन नंबर जो है वो आप यहाँ पर लिखोगे, ईमेल आईडी यहाँ पर अपनी लिखोगे, ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10th में आपके कितने नंबर आए हैं वो यहाँ पर लिखोगे। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर यस या फिर नो करोगे, अगर कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो नो करोगे। अगर डेफिशिएंसी क्लियर हो गई है तो आप यहाँ पर लिखोगे, अगर डेफिशिएंसी है मान लीजिए कोई तो आप यस लिखोगे, और अगर डेफिशिएंसी क्लियर हो गई है तो यहाँ पर यस या फिर नो पर वाई और एन, यानी यस या नो पर इस तरीके से आप यहाँ पर लिखोगे। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस बताए गए हैं, यहाँ पर आपको क्या है प्रेफरेंस डालनी है। जैसे मान लीजिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर जम्मू, तो आपने पहली प्रेफरेंस आपने डाल दी। फिर आपने लिखा कि मुझे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए श्रीनगर, मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज, मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज श्रीनगर, ठीक है।
फिर आपने तीसरे नंबर पर यहाँ पर कोई और चॉइस डाल दी। इस तरीके से यहाँ पर 4-5 यहाँ पर जो है जो चॉइसेस हैं जो आपको फिल करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्होंने यहाँ पर प्रेफरेंस भी बताया है, जैसे कि FMPHW इन गवर्नमेंट ANMT स्कूल कनगन में आपको जो है वो आपने प्रेफरेंस डाला। इस तरीके से कई कॉलेजेस की आप यहाँ पर प्रेफरेंस डाल सकते हो, जो भी आपकी चॉइस है। सबसे जो पहले नंबर पर जो चॉइस है वो पहले नंबर पर आप यहाँ पर कॉलेज चूज़ करोगे। वो कॉलेज किसी कारण से आपको नहीं मिल पाता है तो दूसरे कॉलेज आपको कौन सा चाहिए होगा, उसके बाद दूसरी चॉइस आपकी क्या रहेगी वो आप यहाँ पर फिल करोगे। इस तरीके से तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, पाँचवें नंबर पर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रेफरेंसेस अपने डालने हैं और यहाँ पर अपना सिग्नेचर आपको कर देना है। ठीक है, लेट अस सपोज इस तरीके से मैं यहाँ पर अपनी सिग्नेचर जो है वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको भी अपनी सिग्नेचर करनी है और सिग्नेचर करने के बाद जो भी कॉलेज आपको मिलता है दोस्तों वो यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर आप देख सकते हो आई एक्सेप्ट अलॉटेड डिसिप्लिन। जो भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिला होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे बाय मी एट द प्रेफरेंस नंबर कौन सा था जो आपको कॉलेज मिला। ठीक है, जैसे मान लीजिए चौथे नंबर का जो आपकी प्रेफरेंस थी तो आप यहाँ पर फोर्थ लिखोगे कि फोर्थ नंबर पर जो मैंने प्रेफरेंस डाला था, कॉलेज की जो चॉइस डाली थी वो आपको मुझे मिला हुआ है। फिर एट माई टर्न फॉर अलॉटमेंट डेट यहाँ पर डलेगी दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है कि मैंने जो है 500 रुपये डिपॉज़िट कर लिए हैं POS मशीन से, जो भी भोपी ऑफिस के बाहर में होती है उससे मैंने 500 रुपये जो है वो काउंसलिंग फ़ीस डिपॉज़िट कर दी है। डेट यहाँ पर है। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एक और सिग्नेचर यहाँ पर करोगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर अपनी एक और सिग्नेचर करना होगा और सिग्नेचर के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, जो भी यहाँ पर काउंसलिंग कमेटी मेंबर्स होंगे वो यहाँ पर जो है सिग्नेचर करेंगे अपना और यहाँ पर अप्रूव्ड चेयरमैन भोपी सेक्रेटरी जो है यहाँ पर इसको अप्रूव कर देगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये मैंने इतनी डिटेल में आपको यहाँ पर बताया है कि ताकि आपको किसी भी तरह से कहीं से भी कोई प्रॉब्लम फेस ना हो दोस्तों। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ दोस्तों कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ डिफेंस पर्सनल की जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है वो उसका जो है वो इस तरीके की है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये है दोस्तों सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग ए चाइल्ड ऑफ पैरामेडिकल फोर्स या पर्सनल पुलिस पर्सनल इन सर्विस कि अगर आप चाइल्ड हो तो यहाँ पर जो है इस तरीके की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगेगी। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल होने के बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग ए चाइल्ड ऑफ पैरा मिलिट्री फोर्स या पुलिस पर्सनल जो रिटायर्ड पर्सनल हैं उनके अगर आप चाइल्ड हो तो यहाँ पर आपको इस तरीके की जो सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगी। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर तो ये कुछ यहाँ पर सर्टिफिकेट्स का फॉर्मेट बताया गया है कि इस फॉर्मेट में आपको जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगी। अगर आप पुलिस पर्सनल हो, अगर जो मान लीजिए पैरामिलिट्री या फिर पुलिस पर्सनल जो अभी ड्यूटी में हैं, ऑनलाइन ड्यूटी में हैं दोस्तों वो, या फिर जो रिटायर्ड हो गए हैं तो उनका यहाँ पर क्या है ये सर्टिफिकेट बताई है, उनको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर चाहिए होगी। उसका फॉर्मेट यहाँ पर अटैच कर दिया गया है इनकी ओर से। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और दोस्तों आप बेल आइकन पर भी प्रेस करके रखिए ताकि इसी तरह की जो और भी नोटिफिकेशन हैं उनका जो आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है दोस्तों आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कमेंट मुझे यहाँ पर रिसीव होते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से जो है उस पर ज़रूर जो है आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।